सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। हम मैथमेटिक्स के चैप्टर बहुपद यानी कक्षा 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज जो 3rd नंबर है बहुपद, उसमें हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.2 का सॉल्यूशन पढ़ा था। आज हम उसी अध्याय में आगे की जो एक्सरसाइज है 3.3 उसकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान इस वीडियो में आपको करके बताएंगे। उनमें से कुछ समस्याएं हम लेकर के यहाँ हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अपना आज का जो सॉल्यूशन पार्ट है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण हैं। यानी आपको यहाँ 3-4 पार्ट दिए गए हैं, उनमें से मैंने फर्स्ट और थर्ड ये 2 पार्ट यहाँ लिखे हैं। बाकी जो पार्ट रह गए हैं इन्हें आप स्वयं जिस प्रकार से यहाँ हल करके बताया जाता है उसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इसमें x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पर ये ऐसा फॉर्मेट दिया हुआ है, इससे ये प्रतीत नहीं होता है कि ये वास्तव में द्विघात है या नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने द्विघात समीकरण की पहचान आपको बताई थी कि उसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। केवल 2 घात भी हो सकती है और अधिकतम 2 घात भी हो सकती है। उसमें हमने द्विघात समीकरण को शुद्ध और मिश्रित 2 भागों में विभाजित किया था। और साथ ही में मैंने आपको इसके जो व्यापक रूप दिए हैं, आपको इसकी जनरल फॉर्म दी गई है, वो आपको ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। इसके रूप में व्यक्त करना है। यदि आपका ये दिया गया फॉर्मेट इस रूप में व्यक्त हो जाता है तो ये द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम इसको इस रूप में व्यक्त करने की कोशिश सरल करके करेंगे। अब सरल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2 रेखिक गुणनखंड हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। इधर भी ये 2 रेखिक गुणनखंड आपको दिए गए हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, या बीजगणितीय सर्वसमीका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके इसको बदल देंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे x² प्लस x, यानी ये x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 8 इक्वल टू चल रहा है आपके पास। यहाँ देखिए एक सर्वसमीका यूज हो रही है। कौन सी सर्वसमीका यूज हो रही है? यहाँ पर सर्वसमीका यूज हो रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a² माइनस b²। यानी ये सर्वसमीका इस प्रकार से यूज हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस 2 का स्क्वायर, यानी a² और माइनस का चिन्ह फॉर्मूले में है, 2 की जगह या b की जगह 2 यूज कर लेंगे यहाँ से और 2 का स्क्वायर लिख देंगे। यानी इस स्थिति में यहाँ ध्यान दीजिए कि दोनों पक्षों में जो समान राशि और समान चिन्ह की है वो कैंसिल हो जाती है। तो x² से x² कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया x और प्लस 8 बराबर बच गया माइनस का 4, यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का 4 होता है। इसको इधर पक्षांतर करवा देंगे तो x प्लस 8 और 4 इसमें आकर के जुड़ जाएगा, 12 इक्वल टू 0 है। इस पर ध्यान दीजिए, इसमें जो आपको समीकरण प्राप्त हुआ है इसके सॉल्यूशन से, इसमें केवल ये पार्ट प्राप्त हुआ है, यानी एक रेखिक गुणनखंड प्राप्त हुआ है या रेखिक समीकरण प्राप्त हुआ है। इसका मतलब इसमें ये भाग उपलब्ध नहीं है, और ये भाग उपलब्ध नहीं होने की वजह से ये जो दिया गया समीकरण है ये एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ से मैं इसके सॉल्यूशन को एक बार मिटा देता हूँ। यहाँ पर ये 3rd नंबर का पार्ट है, इसका हल करके देखने वाले हैं। तो हल में आप लिखेंगे यहाँ पर, इस पे ध्यान दीजिए, इस पार्ट में यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आप ऐसे कैसे लिख देंगे, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू
इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ फिर से एक बीजगणितीय सर्वसमीका यूज हो रही है और वो बीजगणितीय सर्वसमीका कौन सी होगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये वाला पार्ट है a माइनस बी का, और a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ पर यूज करेंगे, a की जगह हम x यूज करेंगे और b की जगह क्या यूज करेंगे? 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 2 और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से देखिए दोनों पक्षों में समान चिन्ह और समान घात की राशि है वो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ बच गया 3x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ देखो माइनस का 4x हो गया है और प्लस का ये 4 हो गया है। इसमें ये जो माइनस का 4x है ये अपनी जातीय पद 3x की तरफ पक्षांतर होकर के आएगा तो अपना चिन्ह बदल लेगा, यानी 4x इधर आकर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे 3x प्लस 4x बराबर, या फिर 4 को भी आप इधर लाएंगे तो ये प्लस का 1 और माइनस का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर ये मिल करके कितना हो गया? 7x और माइनस का कितना हो गया? 3। ये 4 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो -3 बच गए, इक्वल टू 0। इस पर ध्यान दीजिए, ये जो आपको समीकरण प्राप्त हो रहा है इसमें चरराशि की केवल एक घात है, जबकि द्विघात समीकरण की व्यापक फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसकी भी यदि यहाँ पर हम तुलना करवाएं तो यही पार्ट प्राप्त हो रहा है। यदि आपका इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म इस रूप में यानी द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म के रूप में नहीं आता है तब तक वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ भी इसका सरलतम रूप एक रैखिक समीकरण ही प्राप्त हो रहा है। तो हम इसमें क्लियर लिख देंगे कि दिया गया समीकरण भी एक द्विघात समीकरण नहीं है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर नोट किया गया है। उसमें लिखा है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो ध्यान दीजिए, जो भी यहाँ पर मैंने लिखे हैं वो सभी द्विघात समीकरण हैं, और द्विघात समीकरणों के हल पिछले वीडियो में मैंने 3 विधियों से ज्ञात करके बताए हैं। उनमें पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि बताई थी मैंने पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी विधि बताई थी मैंने सीधे 2 मूल ज्ञात करने के सूत्र जो श्रीधर आचार्य जी ने दिए थे, और उनके द्वारा भी हम, या उनको व्यापक सूत्र भी बोलते हैं, उनके माध्यम से भी हम इनके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करने हैं? गुणनखंड विधि द्वारा इन समीकरणों के हल निकालना है, मतलब शून्यक निकालना है, मूल निकालना है। तो हम सिर्फ इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार गुणनखंड विधि यूज करके यहाँ बताएंगे। तो लेते हैं एक एक बारी बारी से इनके सॉल्यूशन को। इसमें सबसे पहला पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लिया है मैंने, तो सेकंड पार्ट लगाएंगे यहाँ पर, और इसमें आप लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण यह है 9x स्क्वायर माइनस 3x और -2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, हमने जब भी गुणनखंड विधि यूज की है तब हमने सबसे पहले x के गुणांक पर ध्यान दिया है, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 3, और पहले और तीसरे पद के गुणनफल पर भी ध्यान दिया है। तो इस स्थिति में पहले और तीसरे पद का गुणनफल क्या प्राप्त हो रहा है? -18, यानी 9 को 2 से गुणा करवाएंगे, ये 2 माइनस का होने की वजह से 9 दूनी 18 माइनस का हो गया। तो पहली और अंतिम जो अचर पद की संख्या है
उन गुणांकों का गुणनफल हो रहा है -18 और बीच में x का गुणांक है 3। इसकी विधि यह है कि जो ये 3 दिया गया है इसके हमें 2 टुकड़े करने हैं, चाहे हम उनको योग करके करें चाहे उन्हें हम अंतर से करें, लेकिन 3 के टुकड़े करने हैं। अब 3 के टुकड़े आप कितने प्रकार से कर सकते हैं, उसमें आप बहुत सारे लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 3 के टुकड़े 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। ये तो योग के माध्यम से हो गई। साथ ही में यहाँ पर एक बार 3 के बराबर लिख देता हूँ मैं, 3 बराबर लिख सकता हूँ मैं 1 + 2 या 2 + 1। इसके अलावा मैं अंतर के माध्यम से भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर 4 - 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 - 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 - 3 हो जाएगा, 7 - 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम आगे अंतर के माध्यम से भी इस 3 के विभिन्न टुकड़े कर सकते हैं। अब करके क्या देखना है, ये जो टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं इनको गुणा करके देखना है। 1 × 2 = 2, यहाँ पर भी 2 × 1 = 2, यहाँ पर करेंगे तो 4 × -1 = -4, यहाँ पर गुणा करवाएंगे तो 5 × -2 = -10, यहाँ पर इसको करवाएंगे तो 6 × -3 = -18। ऐसे ही आगे चलेंगे तो 7 × -4 = -28। ऐसे हम इसके विभिन्न भाग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन सब में से यहाँ पर लगने वाला वैध रूप कौन सा है, वैलिड फॉर्म कौन सी है, ये पता करेंगे। तो ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया था कि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल -18 हो रहा है। तो इनमें ध्यान दीजिए -18 यहाँ प्राप्त हो रहा है, ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 के जो टुकड़े करने हैं वो इस रूप में होंगे, 6 - 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9x² माइनस, कोष्टक में लिख देंगे 3 के 2 टुकड़े 6 - 3 इंटू x और -2 बराबर क्या चल रहा है, 0। अब हम इसमें माइनस को और x को अंदर वितरित कर देंगे। तो 9x² माइनस का 6x और माइनस माइनस प्लस का 3x - 2 = 0। यानी अब 2 पदों में से क्या लेंगे, इसको बोलते हैं समूहन विधि। यानी अब हम इसके ग्रुप बना देते हैं 2 के। तो यहाँ पर इन दोनों में से क्या को बना रहा है, 3x, यानी 3 9 के पास भी है, 6 के पास भी है, x दोनों जगह है। तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 का भाग 9 में 3 बार, 1x की घात बच गई, -3 का भाग 6x में कितनी बार जाएगा, 2 बार। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों के पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जो उभयनिष्ठ हो और वो यहाँ लिखी गई हो, लेकिन एक संख्या है जो कि इनका मल्टीपल आइडेंटिटी होती है, जिसको बोलते हैं गुणनतात्मक, वो होता है 1। एक इसके गुणा में भी है और एक इसके गुणा में भी है, वो लिखा नहीं गया लेकिन है, इसलिए हम इन दोनों में से प्लस का 1 कॉमन लेंगे। तो ये संख्या ऐसी की ऐसी 3x - 2 यहाँ बच जाएगी = 0। इन दोनों में से ये कोष्टक वाला भाग कॉमन आता है तो 3x - 2 कॉमन लेंगे तो बच गया 3x + 1 = 0। यानी यहाँ पर ये तभी संभव है कि या तो ये शून्य हो या ये शून्य हो या फिर दोनों ही शून्य हो, तो इसका परिणाम क्या आ जाएगा, 0। तो आप लिखेंगे तब 3x - 2 = 0 और दूसरा है 3x + 1 = 0। इनको पक्षांतर करेंगे तो 3x = 2 हो जाएगा और ये 3x = -1। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x बराबर ये 2/3 हो जाएगा और ये x बराबर -1/3। इस प्रकार x बराबर 2/3 और -1/3। इस द्विघात समीकरण की हमें
हल प्राप्त हो चुके हैं। ये 2 हल प्राप्त हुए हैं क्योंकि हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी द्विघात समीकरणों के यदि हल करते हैं तो उसमें उसके 2 ही हल प्राप्त होते हैं, यानी अधिकतम घात के बराबर हल प्राप्त होते हैं। किसी भी घात के समीकरण को हल कीजिए, उसमें उसके हलों की संख्या उसकी अधिकतम घात के बराबर प्राप्त होती है। तो ये आपका जो सेकंड पार्ट था दूसरे क्वेश्चन का, उसको आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैंने ये फॉर्मेट इस 3 के गुणनखंड के लिए वैलिड कौन सा है ये फॉर्मेट तोड़ करके बताया है। इसके माध्यम से हम आसानी से पता कर सकते हैं। इसके बाद अब चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की ओर। इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका ये वाला 7 नंबर। कौन से नंबर का है? 7 नंबर पार्ट है। वो आपको दे रखा है 3x² माइनस 2 √ 6x और प्लस का 2 = 0। आपको वही प्रक्रिया यहाँ दोहरानी है। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल देखो, 3 दूनी 6 प्लस का हो रहा है और हमें टुकड़े करने हैं 2 √ 6 के। तो यहाँ पर हम इसके टुकड़े करके देखेंगे। 2 √ 6, ध्यान दीजिए √ 6 प्लस √ 6 हो जाएगा, यानी 2 √ 6 जुड़ रहे हैं तो ये डबल हो जाएंगे। इसी प्रकार इसके टुकड़े कर सकते हैं आप। 3 √ 6 माइनस √ 6, 4 √ 6 माइनस 2 √ 6 और इसी प्रकार आगे 5 √ 6 माइनस 3 √ 6, यानी ये तो योग के रूप में तोड़ा गया है और ये आगे अंतर के रूप में तोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार हम इसके विभिन्न पद और निकाल सकते हैं, लेकिन इनमें से वैलिड कौन सा होगा ये देखते हैं। √ 6 गुणा √ 6 बराबर हो जाएगा 6। इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 √ 6 गुणा √ 6 कितना हो जाएगा 18। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 √ 6 गुणा 2 √ 6, यानी 4 दूनी 8, 8 छिके 48। इस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन इनमें से वैलिड कौन सा है वो हमने यहाँ सॉल्व करके बताया है कि इसको तीसरी संख्या से गुणा करवाते हैं तो ये प्लस का 6 आ रहा है, 3 दूनी 6। और इस फॉर्मेट में ये 6 कहाँ है? पहले भाग में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि 2 √ 6 को इन 2 संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस ये जो 2 √ 6 आ रहा है इसकी जगह लिखेंगे √ 6 प्लस √ 6, √ 6 प्लस √ 6 इंटू x प्लस 2 चल रहा है = 0। यहाँ पर माइनस और x को क्या करवाएंगे अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, यानी 3x² माइनस √ 6x और ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा क्योंकि पीछे माइनस है तो यहाँ पर भी आ जाएगा √ 6x प्लस का क्या चल रहा है 2 = 0। यानी यहाँ पर जो राशि आ रही है ये वाली, इस पे ध्यान दीजिए। इस 3 को मैं √3 इंटू √3 इंटू x² लिख सकता हूँ, माइनस ये जो √ 6 है इसको मैं √3 गुणा √2 में तोड़ सकता हूँ इंटू x, माइनस √3 गुणा √2x और प्लस यहाँ पर जो 2 चल रहा है उसको √2 गुणा √2 में तोड़ सकता हूँ और = क्या चल रहा है 0। ध्यान दीजिए √3 को √3 से गुणा करवाएंगे तो 3 आ जाएगा ये वाला, यानी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। √6 का मतलब है √ में 3 गुणा 2 और दोनों पर समान घात लगी है तो हम अलग अलग घात भी यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ये 2 है, इसको मैं √2 के इस गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ। अब इसमें यहाँ पर हम ग्रुप बनाएंगे।
ये वाले दो ग्रुप बन गए। इनमें से हमें समान संख्या कॉमन लेनी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए √3 दोनों में है और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच रहा है √3x और माइनस यहाँ क्या बच रहा है, √3 और x कॉमन आ गया है तो √2 बच गया। इनमें ध्यान दीजिए √2 कॉमन आ रहा है, माइनस का √2 कोष्टक, यहाँ क्या बच रहा है √3 और x। अब ध्यान दीजिए माइनस यहाँ कॉमन ले रहे हैं तो ये चिन्ह बदलेगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। और यहाँ पर क्या बच रहा है √2, क्योंकि एक ही √2 बाहर आया है, एक बच गया है यहाँ पर, इक्वल टू 0। यानी अब कोष्टक वाली राशि समान हो गई तो √3x माइनस √2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा √3x और माइनस √2 बराबर 0। अब ये कब पॉसिबल होगा, जब इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही शून्य हों। तो यहाँ पर √3x माइनस √2 बराबर 0 या फिर √3x माइनस √2 बराबर 0। इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। पक्षांतर करेंगे तो √3x बराबर √2 हो जाएगा और दूसरा भी √3x बराबर √2। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो x बराबर क्या होगा √2 बटे √3 और ये भी x बराबर क्या होगा √2 बटे √3। यहाँ पर जो मूल हमें प्राप्त हुए हैं वो किस प्रकार के मूल हैं, अपरिमेय मूल हैं। चाहे तो हम इनको जो हर है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, उसको हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं। तो इसको आगे थोड़ा सा और हल करके देखें तो √2 बटे √3 को हम √3 से ऊपर नीचे गुणा करवा देते हैं तो दूसरा भी ये हो जाएगा √2 बटे √3 गुणा √3 बटे √3। ये मैंने √3 से गुणा क्यों करवाया है, क्योंकि नीचे जो √3 है वो √3 से ही गुणा होगा तो ही इसका जो ऊपर का वर्गमूल का चिन्ह है वो हट पाएगा। इसलिए ऐसी ही संख्या से हमें इसके अंश को भी गुणा करवाना होगा, इसलिए मैंने अंश और हर को √3 से गुणा करवा दिया है। तो यहाँ पर राशि प्राप्त हो रही है हमें x बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए √6 बटे 3 और दूसरा भी है √6 बटे 3। इस प्रकार से ये दो मूल या दो हल इसके प्राप्त हो जाएंगे। ये होती है गुणनखंड विधि और गुणनखंड विधि द्वारा आसानी से हम द्विघात समीकरणों के हल या फिर शून्य ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार लेते हैं हम अगला पार्ट। अगला पार्ट है हमारा नौवां पार्ट है, ये नौवां पार्ट है और नौवें पार्ट में लिखा है x + 3 बटे x + 2 बराबर 3x - 7 बटे 2x - 3। देखिए ये जो आपको समीकरण दिया गया है ये द्विघात समीकरण की व्यापक फॉर्म में नहीं है, यानी ये आपका ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में नहीं है। इसलिए पहला काम होगा कि ये जो हमें दिया गया समीकरण है इसका पता करें कि क्या ये द्विघात है। तो इसके लिए मैंने पहला प्रश्न आज ही इसी वीडियो में सॉल्व करके बताया है कि हम द्विघात समीकरण का पता किस प्रकार से करेंगे। तो पहले हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको सीधे वज्र गुणा करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये वाली राशि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाला भाग ऊपर इस भाग से मल्टीपल हो जाएगा। तो वज्र गुणा होगा x + 3 से गुणा हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू इधर ऊपर लिखा है 3x - 7, इससे गुणा हो जाएगा x + 2। अब यहाँ पर कोई बीजगणितीय सरसमी का यूज नहीं हो रही है तो इसके लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना होगा। इधर इन दोनों को गुणा करवाना होगा, इधर इन दोनों पार्टों को मल्टीपल करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इस x को पूरे भाग से मल्टीपल करेंगे। तो x ×
2x माइनस 3, फिर ये प्लस का 3 बच गया, इसको भी इस पूरे भाग से मल्टीपल करवा देंगे, इधर का भाग लिखा गया है इक्वल टू, ऐसे ही पहले 3x को इस पूरे पार्ट से मल्टीपल करवाएंगे और फिर -7 को भी इसी पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब अंदर गुणा करवा दीजिए, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 दूनी 6x माइनस 3 तिये 9, ध्यान दीजिए प्लस माइनस माइनस होगा, इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x माइनस 7x और माइनस 7 दूनी 14। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के पद समान नहीं है, चिन्ह समान है लेकिन इनके गुणांक समान नहीं है, इसलिए ये कैंसिल नहीं होंगे, पक्षांतर होंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, ये पार्ट उधर चला गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है माइनस x, यानी 6x प्लस का है 7x माइनस का है, तो माइनस का 1x बच रहा है अभी यहाँ, तो माइनस का x, और इधर क्या बच रहा है प्लस का 3x, वो उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का 3x, और माइनस का 14 इधर पहले से है, ये प्लस का 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए ये माइनस का x बच रहा है, इधर आपका प्लस का 3x बच रहा है, लेकिन हम पक्षांतर भी कर रहे हैं साथ साथ, इस तरफ ले जा रहे हैं, तो ये चिन्ह बदल जाएगा। साथ ही में माइनस का 14 अपनी जगह है, ये 9 उधर जा कर के पक्षांतर हो गया है, तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। यानी अब आपके पास बच रहा है एक्स स्क्वायर, यानी 3 में से 2 बाकी निकल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर बच रहा है, माइनस का कितना बच रहा है 4x, और यहाँ पर माइनस का क्या बच रहा है 5 इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपको ये जो फॉर्म प्राप्त हुई है ये एक व्यापक द्विघात समीकरण के रूप वाली है। तो इसमें आप इस 4 के फैक्टर करेंगे, जिनका गुणनफल क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 है, तो 1 को -5 से गुणा करवाएंगे तो -5 आ रहा है, और इस 4 के आपको टुकड़े करवाने हैं, तो टुकड़े करवाने की कंडीशन क्या होगी, 4 के टुकड़े करने हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 के फैक्टर इक्वल टू 1 + 4, 2 + 2, 3 + 1, 4 + 1, ये तो हो गए योग के रूप में। इसके अलावा इसके टुकड़े अंतर के रूप में भी किए जा सकते हैं, तो अंतर के रूप में क्या किए जाएंगे 5 - 1, 6 - 2, 7 - 3, 8 - 4, इस प्रकार से इसके बहुत सारे टुकड़े किए जा सकते हैं। इनमें से वैलिड कौन सा होगा उसके लिए आपको देखना है ये भाग, तो आप इसको गुणा करवाएंगे, 1 × 4 = 4 आया, इधर 2 × 2 = भी 4 आया, इधर 3 × 1 = 3 आया, इधर आपके पास आ रहा है 4 × 1 = 4, इधर आ रहा है 5 × -1 = -5, और आगे आ रहा है 6 × -2 = -12। ऐसे आप आगे इसके सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो इनमें से वैलिड कौन सा है -5 वाला। ध्यान दीजिए पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना आ रहा है -5, तो आप इसके फैक्टर लिखेंगे x² -4 के टुकड़े क्या लिखेंगे 5 - 1 × x और -5 इक्वल टू 0। अब आप इसको x² -5x और माइनस माइनस प्लस 1x, अब x 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1x है यहाँ पर, और ये -5 इक्वल टू 0। अब आप 2 का ग्रुप बना करके इनमें से समान संख्याएं कॉमन लेते हुए आगे इसके फैक्टर निकाल करके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। जो हमने पीछे और क्वेश्चनों में हल किया है उसी प्रकार से इसके हम शून्य निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ x कॉमन आ रहा है तो बच गया x -5 प्लस इन दोनों में
ऐसी कोई राशि नहीं है जो दिखाई दे रही हो समान, लेकिन एक जो मल्टीपल आइडेंटिटी होती है इन दोनों के पास है, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 कॉमन ले लिया जाए तो बच जाता है x प्लस 1 बराबर 0। अब आपको पता है कि इन दोनों को अलग अलग शून्य मान सकते हैं हम, तो अलग अलग शून्य मान करके इसके हम हल ज्ञात कर सकते हैं। यानी आप लिखेंगे x माइनस 5 बराबर भी 0। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, यानी जो दूसरे पार्ट का 10वां भाग है इसकी ओर। यह है 10वां पार्ट, 4x स्क्वायर माइनस 4a² और प्लस यहाँ पर दिया है आपको a की घात 4 माइनस b की घात 4 बराबर 0। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो आपको समीकरण दिया गया है ये अपने व्यापक रूप में है, इसलिए सीधे हम इसके x के जो गुणांक है 4a² इसके फैक्टर करेंगे, यानी इसके टुकड़े करेंगे। तो इसके टुकड़े क्या होने वाले हैं ये देखिए, यहाँ पर कर लेते हैं। 4a² के टुकड़े करेंगे अपन 2a² माइनस b² और प्लस 2a² प्लस b² के रूप में, यानी इन दोनों का योग किया जाए तो 2a² और माइनस का 2b² प्लस 2a² और प्लस का ये 2b², ये समान राशि है, निरस्त हो जाएंगी। ये दोनों भाग जुड़ करके आ जाता है 4a², यानी 4a² की ये फैक्टर प्राप्त होते हैं, यानी ये दो टुकड़ों के योग के रूप में प्राप्त होता है। अब ये दोनों फैक्टर वैलिड है या नहीं इसकी हम जांच कर सकते हैं। इन दोनों को गुणा करवा के देखेंगे। 2 a² माइनस b² इंटू 2 a² प्लस b², यानी 2 दूनी 4, और ये दोनों पार्ट हैं वो एक बीजगणितीय सर्वसमीकरण के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, तो इनको हम a² माइनस b² के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये हो जाएगा a की घात 4 और ये माइनस b की घात 4, क्योंकि 2 घात तो पहले लगी है, सर्वसमीकरण में 2 घात और आने पर ये 4 घात हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ ध्यान दीजिए, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 4 इंटू a की घात 4 माइनस b की घात 4 प्राप्त हो रहा है। इसलिए यहाँ पर 4a² के ये 2 टुकड़े योग के रूप में हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 4x² माइनस, यहाँ पर इसके टुकड़े लिख रहे हैं वो दोनों लिखे जाएंगे जो कि मैं कोष्टक में लिखूंगा। 2 इंटू a² माइनस b² और प्लस 2 इंटू a² प्लस b², और कोष्टक से बाहर लिख देंगे ये वाला x, और प्लस यहाँ पर जो पद आ रहा है a की घात 4 माइनस b की घात 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर इन दोनों से ये x मल्टीपल होगा, साथ ही में ये चिन्ह, तो ये चिन्ह बदल जाएगा इसका। 4x² माइनस 2 इंटू a² माइनस b² इंटू x, और माइनस, ध्यान दीजिए ये माइनस चिन्ह हो जाएगा 2 इंटू a² प्लस b² इंटू x, प्लस ये जो पार्ट है ये वाला, ये देखिए ये वाला है, इसलिए इसको इन दोनों पार्टों में गुणनफल के रूप में तोड़ सकते हैं। 2 को छोड़ देंगे क्योंकि 2 का तो 4 है, बस इसका ये दोनों पार्टों में गुणनफल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a² माइनस b² और इनटू में हो जाएगा a² प्लस b² और बराबर चल रहा है 0। अब आप 2 पदों में से समान राशियों को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है 2x माइनस ये 2x बाहर आ गया है, तो ये कोष्टक वाला पार्ट a² माइनस b² बच गया है। फिर माइनस का क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए ये कोष्टक वाली राशि दोनों में है, तो a² प्लस b² कॉमन ले लेते हैं, तो कोष्टक में क्या बच रहा है 2x, और पीछे माइनस होने की वजह से ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये कोष्टक वाली राशि a² माइनस b² शेष बच गई है इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए आपके गुणनखंड सही तभी होंगे जब ये कोष्टक वाला मान क्या आ जाता है समान। अब समान भाग को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ गया 2x माइनस a² माइनस b², ये भाग जो दोनों कोष्टक वाला है वो बाहर निकाल लिया हमने, तो यहाँ बच गया 2x
और माइनस ये पार्ट बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक बंद इक्वल टू 0। अब ये दोनों के बराबर शून्य लिखा हुआ है, ये कब पॉसिबल है? जब दोनों में से कोई एक या फिर दोनों शून्य हो। तो हम बारी बारी से दोनों को शून्य कर देते हैं। तो 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 और दूसरा है 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। पक्षांतर करवाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये वाला भी x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी पूरे कोष्टक के पीछे माइनस है तो ये पूरा मान इधर जाकर के किसका हो गया? प्लस का। और इसमें भी देखो पीछे माइनस है तो ये पूरा भाग उधर जाकर किसका हो गया? प्लस का। तो इसके गुणा में यहाँ 2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पर हमें x के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से? x बराबर पहला मान ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 और दूसरा मान ये वाला कौन सा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। इस प्रकार इस द्विघात समीकरण के भी 2 शून्यक हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 3.3 को यहीं पर समाप्त करते हैं और